हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान की सीरीज़ नंबर 47 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले कुल 46 वीडियो हमने बना चुके हैं और आपको बहुत सारे प्रश्न का नॉलेज हो गया होगा। और आपका बड़ा प्यारा प्यारा कमेंट आता है दोस्तों, मैं सुनने के लिए उतावला रहता हूँ कि इतना प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग करते हो, लाइक भी बहुत सारे लोग करते हो, तो जाहिर सी बात है आप लोग शेयर भी करते होंगे। अगर नहीं करते हैं शेयर तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि यह मॉर्निंग डोज बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न दे रहा है कि नाइट्रोजन मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करके किस यौगिक का निर्माण करता है। तो बहुत सारे लोग दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री ये दो विषय में बड़ा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। बाकी यार बायोलॉजी में तो आप लोग इतने एक्सपर्ट हो गए हैं, कभी गलती से अगर मुझसे कुछ निकल जाता है तो बड़ी खिंचाई होती है यूट्यूब पर। फिलहाल बहुत अच्छा लगता है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता हूँ। क्या होता है ना, पढ़ाते समय कभी फ्लो में कुछ और निकल गया तो आप लोग समझदार हो। ठीक है, क्यों समझदार हो कि आखिर पढ़े हो तो समझ रहे हो। अच्छा है कि आप गलतियाँ निकालना सीख गए हो। जब आप गलती निकालना सीख जाते हो ना तो समझ लेना कि अब आप उस विषय में महारत हासिल कर चुके हो। ठीक है, गलती कौन निकालता है? जिसको पता होगा वही तो गलती निकालेगा, बाकी आदमी क्या गलती निकालेगा। चलिए बताता हूँ, ये केमिस्ट्री का फिलहाल तो प्रश्न है, थोड़ा सा टफ है और ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पढ़ूंगा। जब आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा फिर मैं बता दूंगा। यहाँ पूछ रहा है नाइट्रोजन जब मैग्नीशियम धातु के साथ प्रतिक्रिया करता है तो किस यौगिक का निर्माण करता है। तो दोस्तों ये बनाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम जो है नाइट्रोजन से क्रिया कर रहा है। ठीक है, तो क्या बना दिया? मैग्नीशियम तो है ही, अपना अस्तित्व तो बनाए रखा है, और साथ में क्या बना दिया? मैग्नीशियम नाइट्राइड। नाइट्रोजन से क्या हो गया? वो क्रिया करके नाइट्राइड बना दिया। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछूं कि मैग्नीशियम नाइट्राइड का सूत्र क्या होता है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि इसका कम से कम सूत्र तो आप लोग याद ही रखिए। तो इसका सूत्र है दोस्तों Mg3। ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्राइड N2 Mg3N2। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ये मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके बना हुआ एक तरह का अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? एक तरह का अकार्बनिक यौगिक है। और नॉर्मल टेम्परेचर पे जब हम देखते हैं घरों में, अगर आप इसको देखोगे तो ये हल्का पीले रंग का एक पाउडर की तरह प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? हल्का पीले रंग का एक पाउडर जैसे होता है, उस तरीके से प्रतीत होता है। अगला प्रश्न दे रहा है दोस्तों कि किस अनुच्छेद के तहत संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जब मैं आपको राष्ट्रपति के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि अनुच्छेद 52 के तहत ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के तहत ये कहा गया कि जो राष्ट्रपति होगा तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होगा, जल थल और वायु। तो तीन इसी को इंडिकेट करता है। फिर मैं जब आपको पॉलिटी में और पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 153, उसी 53 से आप 153 कर लीजिएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? राज्यपाल। तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो किसमें बताया गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति की व्यवस्था किस, नियुक्ति नहीं मतलब राज्यपाल की व्यवस्था किसमें की गई? 153 में। हाँ, अगर नियुक्ति की बात करेगा तो 153। 153 में खाली इतना बताया गया कि प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होगा। आगे 154 में दोस्तों ये बताया गया कि राज्यपाल के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है निहित होगी। जिस तरह से केंद्र की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में, उसी तरह से राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्ति होगी। तो 154 में। 155 के तहत क्या बताया गया है? राज्यपाल की नियुक्ति करना। और 156 में इसकी पदावधि के बारे में बताया गया। और जब 56 में पदावधि बताया गया तो 57 में राज्यपाल को नीचे उतार दो। मतलब 157 में राज्यपाल क्या हो गया? सॉरी, अभी नहीं, पहले अगर पदावधि बता दिया गया है तो पहले इसकी योग्यता बता दो। ठीक है, तो 57 में पहले योग्यता है, 58 में पद के लिए शर्तें, 59 में शपथ लेगा। ठीक है, तो ये इसको याद रखेगा। और उतरेगा कब? तो जब उसका कार्यकाल पूरा होगा 5 साल का, तब। इसके अलावा अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो अपना हेरफेर कर सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये याद रखेगा। आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो ये आपको मैं पढ़ाया हूँ, मेरे साइंस का पहला वीडियो था और मैंने आपको बताया था कि जो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में नर्वस सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नर्वस सिस्टम। और एक चीज़ अभी और मैंने आपको बताया कि नर्वस सिस्टम में जो भी सेल पाए जाते हैं उनमें विभाजन नहीं होता है। ये भी याद रखेगा, एकदम अच्छा सा प्रश्न है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र जान गए ना? तंत्रिका तंत्र जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, याद रहेगा आपको। अच्छा, इसका काम क्या होता है? तो माइंड से लेकर के मतलब मस्तिष्क का को सूचना पहुंचाने का काम होता है। पूरे शरीर का एक एक काम, जितना सूचना पहुंचाने का काम होता है किसके द्वारा? जैसे अगर आपको एक चींटी भी काट लेती है, ठीक है, तो वो सूचना मस्तिष्क तक कैसे पहुंचती है? तो इसी तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पहुंचती है। बहुत सारे जीव ऐसे हैं जिसमें तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा जरा से। जैसे अमीबा हो गया, ठीक है, उसमें नहीं पाया जाता है। ठीक है, अमीबा वगैरह में नहीं पाया जाता है। लेकिन इसी के जैसा हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रा पढ़ते हैं, तिलचट्टा पढ़ते हैं, प्लेनेरिया पढ़ते हैं, उसमें पाया जाता है, लेकिन अमीबा में नहीं पाया जाता। तो इसको ध्यान दीजिएगा।
चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये तो यार बड़ा कॉमन सा प्रश्न है, बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। विजयनगर साम्राज्य, अच्छा कितने में बना था विजयनगर साम्राज्य, याद है आपको कुछ? 1336 से लेके काफ़ी लंबे समय तक चला, 1646 के आसपास तक चला है, ठीक है, विजयनगर। तो फिलहाल तो ये बात की बात है, बहुत सारे राजा आए गए वहाँ पे। यह दक्षिण भारत का राज्य है विजयनगर, पता होगा आपको। और इसकी स्थापना किया था किसने? एक्चुअली में देखिए जो विजयनगर था वो कर्नाटक का साम्राज्य था, और कर्नाटक ऐसा नहीं कि कर्नाटक की स्थापना कोई किया। विजयनगर स्पेशली एक साम्राज्य था, अलग से किंगडम बना, और उसको बनाया था हरिहर बुक्का ने। किसने बनाया था? हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने, दोनों भाई थे हरिहर बुक्का, और इन्होंने बनाया था, ठीक है। और मैंने एक चीज़ अभी आपको और बताया था हाल ही में कि जो पुर्तगाली होते हैं वो विजयनगर साम्राज्य को बिसनागा नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे दोस्तों? बिसनागा। अभी हाल ही में अच्छा मुझे लगता है इसको ब्लू कलर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता ना, ठीक है। तो बिसनागा नाम से जानते हैं। और हम्पी राजधानी थी, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, इसकी राजधानी कहाँ थी? हम्पी। और अभी पूरा का पूरा जो विजयनगर है ये जो है विश्व विरासत स्थल घोषित हो चुका है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, सारे विश्व में समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन, जैसे 1 रैंक 1 पेंशन योजना चल रहा है ना, OROP के लिए बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। तो OROP तो दूसरी चीज़ है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि अगर व्यक्ति एक जैसा काम कर रहा है, 2 व्यक्ति या 1 महिला 1 पुरुष एक जैसे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए समान वेतन का भुगतान किया जाना। यह आह्वान सबसे पहले किस संगठन ने किया था? तो ये किया था इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। और पता है इस ILO को दोस्तों विश्व शांति के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1969 में। 69 वही पीरियड जब हमारे यहाँ ISRO बना था, जब हमारे यहाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो ये सारी चीज़ भी याद रखिए। और इस समय लगभग 153 देश के आसपास के सदस्य हैं। फिलहाल वो बात की बात है, लेकिन आप यहाँ रखिएगा कि ILO जो है सबसे पहले इस चीज़ के बारे में सोचा था। ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने बताया था जिनेवा या जिनोवा, ठीक है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और बना कब था? तो 1919 में, ठीक है, बना कब था? 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य हो गया, ये हो गया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन है? भू आवेष्टित मतलब जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हो, भू आवेष्टित है। तो उस देश का नाम है दोस्तों मंगोलिया। कौन सा देश है सबसे बड़ा? पूछ रहा है, वैसे बहुत सारे देश हैं भू आवेष्टित, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो है कौन? मंगोलिया, ठीक है। एशिया का ही देश है और चारों तरफ से भूमि से घिरा है, इसलिए इसको बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक्ड कंट्री। अगर उत्तर की तरफ, ऊपर की तरफ देखेंगे तो रूस है, ठीक है, और नीचे से देखेंगे तो आपका चाइना हो गया, और एक साइड से आपका कजाकिस्तान टच करता है। तो ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इधर से आके इधर कुछ दूर तक चाइना आ जाएगा, इधर कुछ दूर तक रसिया आ जाएगा, तो इसको आप लेके चलिएगा थोड़े दूर तक। इसकी राजधानी है दोस्तों, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटोर, ये भी याद रखिए, उलान बटोर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे संसदीय शासन प्रणाली है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा देश है। आगे पूछ रहा है गोल्फ गेंद का वजन कितना होता है? बड़ा अच्छा प्रश्न दिया है, तो थोड़ा सा टफ भी है। गोल्फ गेंद का वजन तो ये होता है दोस्तों 1.5 औंस। क्या होता है? औंस, ठीक है। ये एक अलग मापन इकाई है औंस, इसको याद रखिएगा। और एक इससे भी ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है कि क्रिकेट बॉल का वजन कितना होता है? तो याद रखिए दोस्तों 155 से 163 ग्राम, 155 से 163 ग्राम, लेकिन इसका होता है औंस, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अच्छा, सबसे पहले इंग्लैंड में जो है क्रिकेट खेला गया, उसका जन्मदाता कौन कहा जाता है? इंग्लैंड कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? ये बहुत 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 बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो एक मॉडल है दोस्तों हैराल्ड डोमर मॉडल। तो ये हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक्चुअली में हैराल्ड डोमर मॉडल था क्या था? तो हैराल्ड डोमर मॉडल में हैराल्ड डोमर नाम के एक व्यक्ति ने ये बताया कि देखिए सबसे बड़ी बात होती कि सबसे पहले क्या हो कि मार्केट में लोग सेविंग करें। क्या करें? लोग सेविंग करें। देखो समझो बात को, हम आपकी बात कर रहे हैं, आप सेविंग करो, सबसे ज़्यादा सेविंग मतलब आपके खाते में बहुत सारा पैसा हो। तो जब आपके पास पैसा होगा तो आप क्या करोगे? उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। बोलो क्या करोगे? उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे। ध्यान से सुनना हमारी बात। अगर सेविंग ज़्यादा होगा, अगर सेविंग बढ़ेगी देश की, तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। ऐसा कौन कहा? ऐसा हैराल्ड डोमर में कहा। क्या कहा? कहा कि अगर लोग अपने सेविंग को बढ़ाएंगे तो लोगों के द्वारा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। अगर मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उससे कैपिटल मार्केट में वृद्धि होगी, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होगी। समझो बात को। और कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा तो हमारा देश क्या करेगा? ग्रोथ करेगा।
और हमारा देश ग्रोथ करेगा तो लोगों के पास इनकम आएगी और लोग सेविंग करेंगे। बस दैट्स हैराल्ड ओमर मॉडल। यही क्या है, हैराल्ड ओमर मॉडल है। आप सोचो ना भाई कि अगर आप पैसे सेव करोगे तो ढेर सारे पैसे हो जाएंगे, तो आप इन्वेस्ट भी करोगे, और अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल स्टॉक का जो मार्केट है वो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है बढ़ेगा, ढेर सारी कंपनियाँ आएंगी। अरे इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसा कहाँ जाएगा, वो पैसा मान लो आपने क्या इन्वेस्टमेंट कर दिया, शेयर मार्केट में कर दिया, रिलायंस का कुछ शेयर परचेज कर लिया, डिवेंचर परचेज कर लिया, बैंक में कर दिया, LIC का बीमा करा लिया, कुछ भी कर लिया, डाकखाने में जमा कर दिया, तो वो पैसा क्या करेंगे, वो अंडा थोड़े देंगे रख के। अरे उस पैसे को लेके वो क्या करेंगे, जिनको लोन की ज़रूरत उनको लोन देंगे। तो उससे क्या होगा, कैपिटल मार्केट बढ़ेगा, और अगर कैपिटल मार्केट बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा हमारे देश का। जब हमारा देश ग्रोथ करेगा तो लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट होगा, जॉब होगी, अपनी खुद की जॉब होगी, एजुकेशन लेवल बढ़ेगा, ठीक है, आधारभूत संरचना बढ़ेगी, रोड बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, टेलीफोन बढ़ेगा, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ेगा, ठीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। और जब सब कुछ बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो लोगों के पास सेविंग बढ़ेगा तो और इन्वेस्ट करेंगे। यही तो है हैराल्ड ओमर मॉडल। यही क्या है, हैराल्ड ओमर मॉडल। पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है। आऊँगा इकोनॉमिक्स पे, पता होगा दोस्तों आपको। आप लोग जानते हैं मैं किस विषय से पढ़ा हूँ, ग्रेजुएशन किया हूँ और PG किया हूँ। तो मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। मैं किसका स्टूडेंट हूँ दोस्तों, कॉमर्स का, ठीक है। मैंने इंटर भी कॉमर्स से किया, जी हाँ, इंटर भी मेरा कॉमर्स से रहा है, ग्रेजुएशन भी मैंने कॉमर्स से किया है, और PG भी मेरा कॉमर्स से है। और शुरू में जब मेरा ग्रेजुएशन हो गया तो मैंने जो फील्ड चूज़ किया था वो था CA, दैट्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और आपको भरोसा नहीं होगा दोस्तों, चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो सबसे पहला स्टेज होता है CPT, कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। इस CPT को भी मैंने 1 अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। इसके अलावा IPCC का मैं फर्स्ट ग्रुप दे चुका था। उसके बाद अचानक से मेरे माइंड में आया कि नहीं, मैंने गलत फील्ड चूज कर लिया है और मुझे अपना टाइम यहाँ नहीं वेस्ट करना है, मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, ठीक है। तो उसके बाद से प्लानिंग चेंज हुआ, उसके बाद से मैं इस फील्ड में आ गया ठीक है। तो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर आपकी हिस्ट्री पढ़ाते हो तो हिस्ट्री के टीचर हो, नहीं GS के टीचर हो, नहीं जियोग्राफी पॉलिटी जो भी हो, ठीक है। तो आप जान जाओ कि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ। और अगर आपको मुझसे कुछ सीखना है तो आप अकाउंट सीख सकते हो, टैक्स सीख सकते हो, कास्ट अकाउंट हो गया, FM हो गया, ठीक है, ITSM हो गया, ऑडिट हो गया ठीक है। इसके अलावा आपका लॉ हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल लॉ की बात कर रहा हूँ, कॉमर्शियल लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, ये हो गया आपका, फाइनेंशियल अकाउंट हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ बहुत बेहतर है हमारा। इसके अलावा अगर आप लोगों के काम आ सकता है तो इकोनॉमिक्स, क्या चीज़, इकोनॉमिक्स। तो सोचो कि जो मेरा फील्ड रहा है अभी तो वो मैंने आपको पढ़ा ही नहीं, अगर वो मैं पढ़ाना शुरू कर दूंगा तो आप लोग पागल हो जाओगे कि वाकई कॉमर्स इतना आसान होता है। जी हाँ दोस्तों, मैंने कॉमर्स में इंटर की बुक जो है 15 दिन में समाप्त किया हूँ, पढ़ा के, लोगों को पढ़ा के 15 दिन में ख़त्म कर दिया हूँ। भरोसा नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो बात की बात है, कह रहा है किस विदेशी यात्री ने विजयनगर को विश्व का सबसे भव्य शहर बताया था। उस विदेशी यात्री का नाम आपको बताना है। तो अब्दुल रज्जाक नाम का एक यात्री आया था दोस्तों, अब्दुल रज्जाक, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, ठीक है। ये आया था विजयनगर शासन में, विजयनगर के शासक के पास आया था। उसमें विजयनगर में देवराय द्वितीय का शासनकाल था। किसका, देवराय द्वितीय का शासनकाल था। और उस समय देख कर इसने कहा कि यार दुनिया का सबसे भव्य शहर है विजयनगर, ठीक है। तो वाकई रहा होगा भव्य, तभी तो कहा होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, अच्छा इसके अलावा दोस्तों मैं चाहूँगा कि एक दो लोगों का और आप नाम याद रखो। इसके ठीक पहले एक शासक और आया था महिपाल प्रथम के शासनकाल में। महिपाल अरब प्रतिहार शासक था, गुर्जर प्रतिहार वंश का, अलम सूदी, उसके बारे में भी कई बार पूछा जाता है। उसके पहले इब्न बतूता आया था दोस्तों 1333 में, ठीक ना, इब्न बतूता, ठीक है, इसको भी याद रखें। मोहम्मद तुगलक के समय में आया था, जिसने रहला की रचना किया था। उसके पहले मार्को पोलो आया था, उसके पहले अलबरूनी आया था, उसके पहले इत सिंह आया था, बहुत सारे आए थे, ठीक है। कभी मौका मिलता है तो आपको वीडियो बना के देता हूँ इसके बारे में, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न दोस्तों, समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलता है। अभी तो क्वेश्चन आया था आपके यूपी पुलिस के एग्ज़ाम में, ठीक है, कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी ट्रेनें चलती हैं, ठीक है। तो याद रखिए समझौता एक्सप्रेस जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता है। और इसके अलावा एक थार एक्सप्रेस है, वो भी चलता है, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ें। चलिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में कौन कौन से रंग थे। स्वदेशी आंदोलन, तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। शुरुआत में जब आपका बंग भंग आंदोलन हुआ था, उसी समय पूरे देश में एक नया रूप ले लिया था स्वदेशी आंदोलन ने, ठीक है, 1905 के दौरान। याद रखिए 1905 के दौरान अब पूरे देश में बड़ा तेज़ी से फैला था। फिलहाल हमसे ये पूछ रहा है कि उनका फ्लैग में कौन कौन से रंग थे। तो याद रखिए आपका था लाल,
और था आपका हरा और था आपका पीला। ये 3 रंग थे, लाल, हरा और पीला। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो मैंने बताया तो कि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति होती है और ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। ओके, हालांकि सलाह लेता है। एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है? एक अश्वशक्ति। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये हम लोग बार बार अश्वशक्ति क्यों बोलते हैं? क्या यहाँ पे 1 हार्स पावर की जगह 1 लायन पावर नहीं हो सकता था? 1 लायन पावर, 1 एलिफेंट पावर नहीं हो सकता था? 1 हॉर्स पावर ही क्यों होता है? मैं बता दूं दोस्तों कि घोड़े के आगे वाले पंजे में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है कि अगर वो उठा के किसी भी चीज़ पर अगर पटक दे तो वहाँ से 700 कितने वाट का करंट निकलता है बताइए? 746 या 786, बहुत लोग गड़बड़ करते हैं। 746 नहीं, 746 वाट का झटका लगता है। ठीक है, उसके पैरों से, उसके जो खुर होते हैं उससे। इसीलिए अंग्रेज़ों ने हॉर्स पावर चुना। इसीलिए अंग्रेज़ों ने क्या चुना? हॉर्स पावर। बिल्कुल सही बता रहा हूँ, उसके करंट के झटके से आदमी मर जाता है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला देखिए, किसके आशीर्वाद से हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? इसके बारे में बताना है। तो अभी मैंने पीछे विजयनगर के बारे में बताया और फिलहाल यहाँ पूछ रहा है कि हरिहर बुक्का किसके आशीर्वाद से ऐसा किए थे। तो आपने सुना होगा माधवाचार्य के नाम बारे में, मैंने आपको पढ़ाया है माधवाचार्य के बारे में। माधवाचार्य का एक और नाम था माधव विद्यारण्य। ध्यान सुनिए, क्या नाम था? इन्हीं का नाम था माधव विद्यारण्य। ठीक है, माधव विद्यारण्य। टाइम पीरियड जो था इनका दोस्तों 1296 से 1386 के आसपास तक था, वो बात का विषय है। फिलहाल 1336 में जब ये हुआ तो उसमें जो है इनका प्रथम अच्छा रोल था, मतलब कि सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले आशीर्वाद दिया और इनके ही आशीर्वाद से जा करके हरिहर बुक्का ने क्या किया? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। वो तो बात की बात है। एक और चीज़ इनके बारे में जान लीजिए आपने माधव विद्यारण्य जी के बारे में, कि इनको इस कलयुग का व्यास कहा जाता है। कलयुग का व्यास कहा जाता है। इसके अलावा इन्होंने सर्वदर्शन संग्रह नाम के एक पुस्तक की रचना की है, जिसमें हिंदुओं के दार्शनिक संप्रदायों का संग्रह है उसमें। और इसके अलावा अद्वैत दर्शन की एक बुक है जिसका नाम है पंचदशी, काफ़ी फेमस किताब है पंचदशी। इसको भी जो है रचना किया है इसको। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला है दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट किस नगर में स्थित है? ये आपको बताना है। दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट, तो दोस्तों वो पार्लियामेंट है केप टाउन में। कहाँ पर है? केप टाउन में। कोई दिक्कत है आपको? केप टाउन दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, वेस्टर्न केप की राजधानी है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि अफ्रीका का संसद भी यहाँ पर है, पार्लियामेंट यहीं पर है। इसके अलावा बंदरगाह, पर्वत और बाग, बहुत सारी चीज़ यहाँ पर है, तो वो आप जान लीजिए। केप टाउन नीचे की तरफ पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका का जब आप मैप देखोगे कुछ इस तरह से कुछ मैप रहता है। ठीक है, इस तरह से कुछ मैप है उसका। ठीक है, तो यहाँ जब आप देखोगे तो यहाँ केप टाउन है। ओके, नेत्र के पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो वो है नीफे। उसको क्या बोलते हैं? नीफे। नीफे मतलब निकिल और फेरस की बात कर रहा है, या नाई मतलब निकिल, एफ ई माने फेरस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसके बाद है कौन सा लवक खाद्य संश्लेषण से संबंधित है? ये आपको बताना है। कौन सा लवक खाद्य संश्लेषण से संबंधित है? तो हरित लवक। कौन सा लवक दोस्तों? हरित लवक। हरित लवक को दोस्तों क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट। कोई दिक्कत? क्लोरोप्लास्ट भी कहा जाता है। ये कोशिकाओं के अंदर एक पाया जाता है, और विशेषकर जो पादप कोशिका होती है वहाँ पाया जाता है, और जो शैवाल कोशिका होती हैं, शैवालिक कोशिका जो होती हैं वहाँ पाया जाता है। स्पेशली इसका काम क्या होता है हरित लवक का? तो हरित लवक का काम होता है कि जो भी प्रकाश संश्लेषण से जो भी प्रकाश की ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं उसको रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देना। प्रकाश ऊर्जा को किस में बदल देना? प्रकाश ऊर्जा को, ठीक है, किस में चेंज कर देना? रासायनिक ऊर्जा में बदल देना। ठीक है, और इनका रंग जो है हरा होता है, इसीलिए इनको पर्ण हरित कहा जाता है। ठीक है, विशेषकर शुरुआत में नील हरित शैवाल नाम के जीवाणुओं में इसका पहले विकास हुआ था और वहीं से इसकी खोज भी हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, बस 2 क्वेश्चन और बचा है। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में योजनावकाश काल क्या रहा है? मतलब भारत में कब योजना अवकाश रहा है? तो याद रखिए, बड़ी विडंबना थी। 1962 का समय था दोस्तों, जब भारत पर युद्ध होता है चाइना के द्वारा। ठीक है, भारत चाइना से युद्ध होता है। 1965 में दोस्तों भारत का पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है, पाक के साथ। और इन 2 युद्धों को लड़ने के बाद, 3 साल के अंदर 2 युद्धों को लड़ने के बाद भारत की जो स्थिति है बड़ी डमाडोल हो जाती है। और इसी बीच भारत में एक और समस्या होती है, वर्षा न होने की वजह से भयंकर अकाल पड़ता है, भयंकर अकाल, जिसकी वजह से दोस्तों तृतीय पंचवर्षीय योजना जो चल रही थी उस समय वो फेल्योर हो जाती, मतलब जो उसमें सोचा गया था वो नहीं प्राप्त हो पाता है। और चौथी
योजना जो थी वो 3 वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाती, चौथी स्टार्ट हो चुकी रहती है और उसको क्या कर दिया जाता है, 3 साल के लिए ब्रेक कर दिया जाता है। 3 साल के लिए एक कार्यक्रम चलता है कि 3 साल तक हम क्या करेंगे, एक एक वर्षीय योजना लेकर आएंगे। 3 साल तक हम क्या करेंगे, एक एक वर्षीय योजना लेकर आएंगे। इतनी भारत की कंडीशन जो है ख़राब हो चुकी थी। तो उसी पीरियड को क्या कहा गया कि योजना अवकाश। ये प्रॉब्लम हुआ था 1966 में। तो 66 से लेकर 3 साल तक चला 1969 तक, ठीक है, 1966 से लेकर 69 तक, तो याद रखिएगा। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने बहादुर की उपाधि लौटा दी, तो जमनालाल बजाज ने। जमनालाल बजाज ने, पता है महात्मा गांधी इनको अपना पुत्र भी मानते थे और बड़ा निकट संबंध था दोनों लोगों में, ठीक है। जमनालाल बजाज जी के बीच में और महात्मा गांधी, इन दोनों लोगों के बीच में बड़ा नज़दीकी संबंध था, अपना पुत्र की तरह वो मानते थे। और इन्होंने जो है, देखिए आगे देखिए, बास्क नामक पृथकतावादी संगठन किस देश में सक्रिय है। बास्क नामक, तो याद रखिए एक देश है स्पेन, नाम सुना होगा, जहाँ के लोग सर्प खाते हैं ठीक है। जब छोटे छोटे थे तो हम लोग पढ़ते थे ना, स्पेन के लोग सांप खाते हैं, स्पेन में बुल फाइटिंग होता है, ठीक है, तो इसलिए स्पेन याद है। फिलहाल स्पेन की बात अलग है। और स्पेन में देखिए एक संगठन है बास्क, ठीक है, बास्क एक संगठन है, एक आतंकवादी ग्रुप की तरह आप इसको मान सकते हो। और ये बास्क संगठन चाहता है कि स्पेन से हम एक बास्क नाम का अलग कंट्री बनाएं, एक अलग देश बनाएं। ये क्या चाहता है कि हम बास्क को से अलग होकर एक देश बनाएं। और बास्क संगठन में जो लोग काम करते हैं इसको एटा संगठन के नाम से भी बोला जाता है, बास्क या एटा संगठन, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इस तरफ है दोस्तों, आज हमारा 20 प्रश्न कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि मज़ा तो आया होगा। ये थोड़ा सा नया हो गया ना, चलो कुछ नया करना चाहिए कभी कभी। पहली बात तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। क्यों सब्सक्राइब करना है आप समझ रहे हैं। सब्सक्राइब इसलिए करना है कि अगर आप चाहते हो कि डेली आपको कुछ नया नया चीज़ मिलता रहे और आपकी चाय अच्छी हो, आपकी मॉर्निंग अच्छी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही दोस्तों, आप लोगों का कमेंट नहीं आता है तो बड़ी विडम्बना है यार, इतना कुछ पढ़ने के बाद एक कमेंट तो बोल दिया करो, गुड मॉर्निंग ही बोल दिया करो, ताकि हमको पता चल जाए कि मेरे बच्चे मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, ठीक है, मेरे भाई लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरी सिस्टर मुझे सुन रही है, तो ये गुड मॉर्निंग तो हो ही जाया करे सुबह सुबह। तो कमेंट किया करो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक किया करो। क्या चला जाता है, एक अंगूठा दिखाना है आपको, हमको क्या करना है, आपको अंगूठा दिखाना है, ठीक है, एक अंगूठा दिखा दिया करो, ठीक है, लाइक। और वीडियो को शेयर किया करो। क्यों शेयर किया करो, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी देश के प्रति भी है। क्यों कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके तक अगर वीडियो शेयर होके जाएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पास सोशल मीडिया से आप किसी जुड़े हो, लाइक व्हाट्सअप, लाइक फेसबुक, तो वीडियो को शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही साथ स्टडी 91 के बारे में आप लोग जानते हैं। स्टडी 91 का चैनल सर्च करके उसके प्लेलिस्ट में चला जाया करिए और जो भी विषय आपको पढ़ना हो वो वहाँ पूरा प्लेलिस्ट में सेट होगा, वहाँ से आप चीज़ों को पढ़िए और बेहतरीन ढंग से तैयारी करिए। इसके अलावा अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं, साथ ही साथ जीएस के क्वेश्चन हल करना चाहते हैं और ये देखना चाहते हैं कि आपकी वाकई में प्रगति कितना हुआ है, तो इसके लिए आप नए चैनल पे आ सकते हैं हमारे, जिसका नाम है एग्ज़ाम टेंडर। बहुत कुछ यहाँ से भी आपको सीखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैथ और रीजनिंग अगर आपकी कमज़ोर है तो ज़रूरत है आपको स्ट्रॉन्ग तरीके से पढ़ने की और स्मार्ट तरीके से पढ़ने की। कैसे आपको पढ़ाई करना है, स्मार्ट तरीके से, क्योंकि अगर घिसे पिटे तरीके से पढ़ाई करो तो कभी ज़िंदगी में मैथ नहीं के क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो इसके लिए आप हमारे नए चैनल पे विजिट करिए, जिसका नाम है 4G मैथ्स, और आइए चैनल को सब्सक्राइब करिए और तीनों के तीनों चैनलों को प्रमोट करिए, आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।